चंडीगढ़ और गुड़गांव में और दिल्ली में आलीशान कोठरियों में फ्लैटों में रहते हैं। इनके पास वो फ्लैट है जिनकी 50-50 करोड़ रुपए कीमत है। आलीशान इनके पास गाड़ियां हैं और इनको रेवाड़ी के आम जन से इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये इसलिए आता है, यहाँ हम इनकी भेड़ बकरी की तरह हैं कि हम इनको वोट देंगे, इनको चुन के भेजेंगे और ये सत्तासीन होकर अपने और अपने परिवार का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहित शर्मा, हरियाणा। आज की बात में आज आपके लिए लेके आया हूँ एक विशेष कड़ी में। इस कड़ी का नाम है आपकी राय आपकी विधानसभा। उसी विधानसभा में, रेवाड़ी की विधानसभा में मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर जाने माने राजनीति है, हमारे साथ समाज सेवी हैं सतीश यादव जी जुड़ चुके हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी राय आपकी विधानसभा में, पिछले विधानसभा में की सत्र की बात करूं मैं, 5 साल में रेवाड़ी विधानसभा ने क्या खोया क्या पाया, रेवाड़ी के विधानसभा के क्या हालात हैं, किस तरीके से रेवाड़ी विधानसभा पर सभी अहिर्ज प्रमुख क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर निगाहें पूरी तरह बनी रहती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या राजनीतिक भविष्य है। और हरियाणा की राजनीति में रेवाड़ी, अगर मैं इस विधानसभा की बात करूं तो बहुत सबकी निगाहें रहती है। एक प्रमुख परिवार यहाँ पर अपना पूरा का पूरा वर्चस्व बनाया हुआ है। उससे बातचीत करने के लिए मैं आज आपसे मिलवा रहा हूँ सतीश यादव जी से। इनालो से प्रसिद्ध नेता भी रहे हैं, अभी इंडिपेंडेंट काम भी कर रहे हैं, अपना प्रसिद्ध दायित्व है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज आपकी विधानसभा में आए हूँ। रेवाड़ी से शुरू होती है, अगर मैं बात करूँ राजनीति, सभी की निगाहें इस पर बनी रहती है। उसमें क्या कहेंगे, राजनीति रेवाड़ी की है, कुछ घराने में सिमट कर रह गई है, उसके बारे में एक सटीक सा जवाब दीजिए। कुछ घराने नहीं, 2 ही घरानों में टिक के रह गए जी। 2 ही जगह, 2 ही परिवार है यहाँ जो सन 52 से लेकर आज तक राजनीति में जिनका वर्चस्व है और वही चले आ रहे हैं। उसका सीधा सीधा कारण क्या है? पढ़ी लिखी विधानसभा है या क्या है? लोग यहाँ पर उन पे डिपेंड रह रहे हैं या कोई नया युवा नेता नहीं मिल पा रहा है? वहां पर क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य कहेंगे कि हम देश आजादी के इतने साल बाद भी अपने पराये की पहचान नहीं कर पाए। इस रेवाड़ी को कौन आगे ले जा सकता है, किसकी सोच है और किस तरह से रेवाड़ी आगे बढ़े। आज जो हालात इस रेवाड़ी की है, आए दिन हर साल दर बदर होती जा रही, बदत्तर। कोई आगे बढ़ता है, हम पीछे जाते हैं। हम हर साल हमारे से जो सराउंडिंग एरिया है, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे आपका नीमराना हो, चाहे महेंद्रगढ़ और नारनौल हो, चाहे गुड़गांव की, तो चलो हम बात ही नहीं करना चाहते। वो तो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय उसको सिटी का दर्जा है, बहुत उसके तो अपने रोज नए नए आयाम, नए नए, वहाँ तो पूरा दुनिया के वहाँ लोग रहते हैं। तो रेवाड़ी रोज कहीं ना कहीं पीछे जाता है, किसी ना किसी मामले में हम पिछड़ते, हर हर क्षेत्र में, चाहे सफाई की हो, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे किसी भी व्यवस्था की, जिस भी व्यवस्था की बात करोगे उसमें हम पिछड़े हुए आपको हर सबसे पिछले पायदान पर खड़े मिलेंगे। तो ये जो जो राजघराने जैसे आपने बताया, तो किस तरीके से ये जनता को गुमराह कर रहे हैं? हिप्नोटिज्म है या कोई अल्टरनेट नहीं है? वहां पर क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? या यहाँ पर कोई जो रामपुरा हाउस, अगर मैं दूसरी विधानसभा की भी बात करूं, टिकट बंटवारे को लेकर भी यहाँ से राजनीति शुरू हो जाती है, तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है कि जो प्रतिद्वंदी है, दूसरा नेता, उसका फायदा उठा लेता है। सीएम साहब, सीएम बनने का सपना राव जी का भी अधूरा रह गया है। और अगर मैं अभी बीजेपी की बात करूं, बीजेपी उनको बार बार वो कर रहे हैं, कई अटकलें आ रही हैं कि वो बीजेपी से अभी किनारा भी कर सकते हैं। वहां पर क्या दृष्टिकोण बताएंगे आप? हमारे लिए कोई पार्टी अच्छी बुरी नहीं है, बुरे और अच्छे हैं लोग। और यहाँ ना बीजेपी दोषी ना कांग्रेस। कांग्रेस के समय में भी यहाँ खूब पैसा है और आज भारतीय जनता पार्टी की भी खूब अपनी तरफ से डेवलपमेंट का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का नेतृत्व है लोकल, वो हमेशा उसमें रोड़े अटकाने का काम करता रहा। आज भी इतने सालों बाद हमारे एक कॉलेज खुल गया, बॉयज का, लेकिन उसके लिए भवन नहीं। यूनिवर्सिटी की जो हालात है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, आज सबसे बुरा हाल यहाँ शहर में, जिस शहर में हम बैठ के बात कर रहे हैं, अगर यहाँ की बात करें तो जो इसमें म्यूनसिपल कमेटी का जो जितनी बुरी सिचुएशन है, शायद ही हरियाणा में कहीं और होगी। आप धारवाड़ा जाएंगे, इंडस्ट्री एरिया की जितनी बुरी हालात है, शायद ही हरियाणा में कहीं होगी।
आप एक वो गंदा पानी आता है उसका आज वो स्थायी समाधान नहीं हुआ है भिवाड़ी से। आज वो कहीं ना कहीं सेक्टरों में आ रहा है। आज ही मैं कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि सेक्टर 6 में लोगों के घरों में पानी जा रहा है। और यहाँ आए दिन कोई ना कोई जो ये कैटल फ्री की बात करते हैं वो आज भी कैटल फ्री नहीं हो पाया। और आए दिन कोई ना कोई एक आधी दुर्घटना होती रहती है। ये व्यवस्था बद से बदत्तर है। और अब इन दो परिवारों को ही, क्योंकि दोष मैं इनको तो हम इसलिए देते हैं जनता कहाँ जाए, और हम खुद भी दोषी हैं। मैं भी स्वयं भी दोषी रहा कि हम यहाँ से एक घर से निकले दूसरे घर में जाके खड़े हो जाते हैं। इन दोनों घरानों के बीच में राजनीति घूमती रहती है। और उससे मेरा अपना एक हमेशा मानना रहा है कि आज राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कुछ चंद परिवार ही राजनीति करेंगे। जब तक इन लोगों को आप दरकिनार नहीं करोगे, नए लोग नहीं आएंगे, तब तक किसी भी इलाके का समुचित विकास नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने तो अपनी एक जद्दी वो बना ली, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। अब मैं बनूंगा, फिर पहले मेरे पिताजी थे, अब मैं हूं, अब मेरे बच्चे बनेंगे। तो इन लोगों के परिवारों से ही है। तो और किसको हम दोष देने जाएं? शायद किसी को बुरा भी लगता होगा कि लेते इनको कोसते, और किसको कोसने जाएं? कोसने इनको इसलिए कोसते हैं कि इन्हीं के कारनामे है। आज रेवाड़ी का एक बाईपास बना है, अभी आधा अधूरा ही बना भी नहीं। उसकी हालात ये है, आए दिन उस पर रोज दुर्घटना हो रही है। और वो कांग्रेस के समय में जब यहाँ से कैप्टन अजय सिंह जी पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे तो उनका पास कराया हुआ है। उसकी ड्राइंग किसने बनाई? बड़ा ही मतलब अचरज का विषय है, बड़ा ही शर्मनाक है कि उसके ऊपर कोई मतलब इन्होंने सेफ्टी का तो ख्याल ही नहीं रखा। जहाँ वो जाके हरिनगर में जाके जहाँ वो जुड़ रहा है नारनौल और रेवाड़ी रोड से, वहां आप जाओगे तो आपको डर लगेगा। आप खड़े होकर सोचोगे मैं जाऊं किधर? ट्रैफिक चारों तरफ से, वहां ना कोई चौराहा ना कोई लेना, और कोई अगर सीधा आप चले जाओ तो आप नीचे हरिनगर में भी आप लैंडिंग हो सकती है, गिर सकती है बड़ा ट्रोला कोई गाड़ी कुछ। और ना इनके कटों के ऊपर कोई चौराहे बनाए, ना कटों पर कोई रोकथाम लगाई, चाहे वो काड़ूवास का हो, चाहे आगे चांदावास का हो। आगे इसमें जेड बना दिया गोकलगढ़ में आके। और आज भी शहर का जो बाईपास का जो ट्रैफिक, जो बाईपास का मीनिंग था वो कुछ नहीं रहा। आज भी पूरा ट्रैफिक शहर से घूम रहा है। ये आज अब हेसिंग चौक के ऊपर इतनी रहा, हेसिंग चौक जो है हमारे यहाँ स्टेडियम के पास, वहाँ इतना भारी ट्रैफिक रहता है, उसमें से निकलना भारी हो रहा है। तो ये जो शहर को जिस तरह से इन लोगों ने, इनकी बिना प्लानिंग, इनकी कोई प्लानिंग नहीं, इधर जाओगे आप भाड़ावास रोड के ऊपर तो एक वो और आरओबी बना है, रेलवे और ब्रिज। उस आरओबी को अगर ये बनाते कंटेनर डिपो के ऊपर से तो पूरा शहर उससे बच जाता परेशानी से, क्योंकि वो फिर ट्रैफिक पूरा शहर में अंदर आएगा, घूम के शहर से ही जाएगा। और वो पूरी जो वो आपका भाड़ावास रोड के जो कॉलोनियां हैं, उनको ना जाने कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं। उनकी दुकानें टूट गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के मकान टूट गए। तो पैसा आ रहा है, उसको खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। कोई डेवलपमेंट की सोच नहीं है, कोई इनको लेना देना नहीं है। ये खुद चंडीगढ़ और गुड़गांव में और दिल्ली में आलीशान कोठियों में, फ्लैटों में रहते हैं। इनके पास वो फ्लैट है जिनकी 50-50 करोड़ रुपए कीमत है। आलीशान इनके पास गाड़ियां हैं। और इनको रेवाड़ी के आम जन से इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये इसलिए आता है, यहाँ हम इनकी भेड़ बकरी की तरह हैं कि हम इनको वोट देंगे, इनको चुन के भेजेंगे और ये सत्तासीन होकर अपने और अपने परिवार का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं रेवाड़ी की 5 प्रमुख समस्याएं, अगर मैं बात करूं उन पर ध्यान आपने जैसे अभी बताया, कुछ बताया, तो आप अगर किसी तरीके से कोई भी नेतृत्व आता है यहाँ पर तो किन समस्याओं पर उसको विचार करना चाहिए और लोगों को किस तरीके से उसके मद्देनजर रखते हुए वोट करनी चाहिए, वो आप क्या बताएंगे रेवाड़ी के बारे में? सबसे पहले तो आप किसी भी इलाके को शिक्षित करने का काम करें। जो यहाँ की, जो आज तक की हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो कमजोरी रही, वो चाहे कैसे भी, चाहे यूनिवर्सिटी भी लेकर आज बन गई तो आधी अधूरी है। आज भी उसमें पूरा जिस उसमें होनी चाहिए वो नहीं है। आज भी हमारे यहाँ बॉयज के लिए कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है, कॉलेज खुल गया बिल्डिंग नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ जब तक आप एजुकेशन का पूरा ताना माना पूरी तरह से ठीक ढंग से एक सेटअप नहीं देंगे जिससे आमजन का बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा पढ़े खासकर, तो पैसे वाला तो कहीं भी, मैं अपने बेटे बच्चों को कहीं बाहर पढ़ाने के लिए भेज सकता हूँ, आम गरीब का बच्चा पढ़े, उस पर जोर। दूसरा, यहाँ की जो इंडस्ट्रियाँ हैं लोकल, तो उनमें हम इस तरह का एक माहौल बनाए इंडस्ट्रीज के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी, कि वहाँ पर स्ट्राइक भी ना करें, इस तरह से हमारे बच्चों को रोजगार दे। हमारे यहाँ जो लोग हैं उन्हीं को ही ज्यादा से ज्यादा उनमें हिस्सा मिले, चाहे कोई ट्रक चलाए, चाहे कोई और, एक ऐसा माहौल तैयार हो आपस में विश्वास का, जो विश्वास की कमी रह जाती है, जो राजनीतिक व्यक्ति का काम है। इंडस्ट्री के लोगों को बैठाए और अपने यहाँ से लोकल जो भी कोई यहाँ के लोकल गांव के हों चाहे शहर के, उनको जो बच्चे भी जाते हैं उनको भी एक
उनकी एक ड्यूटी लगाए कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो आपकी अपनी कंपनी है, खाली यूनियन बाजी से काम नहीं चलेगा, हमने इस कंपनी को भी चलाना है, कंपनी चलेगी तो हम भी चलेंगे। तो इस तरह का एक माहौल ऐसा तैयार करें जिससे कंपनी वालों को विश्वास हो जो फैक्ट्रियां यहाँ है वो हमारे बच्चों को उनमें रोजगार दे। सबसे पहले एजुकेशन, दूसरा रोजगार, तीसरी कानून व्यवस्था बेहतर हो, चौथी यहाँ का जो आज भ्रष्टाचार की इस म्यूनिसिपल कमेटी की नहीं अनेक दफ्तरों की जो बात है, कोई स्वेच्छा से कोई देता है, मैं उस बात को पहले कभी से चला आ रहा है, ना कोई खत्म कर पाया, ना कोई शायद मुझे नहीं लगता कोई कर भी पाएगा, लेकिन जो गर्दन पकड़ने के पैसे मांगे जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। कि आज कोई अवैध कॉलोनी काटता है वो लाखों लाखों रुपए रिश्वत दे के, ये तरीका गलत है। मतलब ये जो आज इन्होंने एक रेट फिक्स कर दी रिश्वत की, इसके नीचे तो काम ही नहीं होगा, उन चीजों पे अंकुश लगाने की जरूरत है। ये कुछ ऐसे काम, साफ सफाई की इस रेवाड़ी की जो हालात है, ट्रैफिक लाइटें काम नहीं करती है, रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, हमारे असहाय और निसहाय पशु जो है जिस गौ को हम माता का दर्जा देते हैं वो बेचारी सड़क को ऊपर पॉलिथीन और गंद खाती हुई घूम रही है। इन सब पे काम करने की जरूरत है और आम जन में एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि हम किस तरह से ज्यादा सरकार के ऊपर भी यकीन करें और सरकार भी लोगों को बताए कि हम आपके लिए, आपके अगर कोई सही सुझाव होंगे तो माने जाएंगे। सरकार भी समय समय पर सुझाव लेती भी रहती है, लेकिन आज भी लोगों को ये यकीन नहीं है कि हम कोई सुझाव देंगे तो हमारी उस पर कोई मांग पर कार्रवाई होगी। सड़कें पड़ती नहीं है, टूट जाती है, यानी कभी सेक्टर 4 के ऐसे कोई दिखा रहे थे, उस पर अनेक लोगों के RWA के इनके सबके स्टेटमेंट भी आई हुई थी कि हमारी सड़क बनी नहीं उससे पहले टूट जाती। ये जो भ्रष्टाचार के जिन है, ये जो समय समय पे बाहर निकलते रहते हैं, वो फिर एक बार दबा दी जाते हैं, बोतल बंद करते हैं, फिर उसका ढक्कन अलग हो जाता है, फिर उसको ढक्कन से बाहर वो जिन फिर उस बोतल से बाहर आ जाता है। इन सब पे परमानेंट स्थायी रोकथाम किस तरह से लगे, इस पे काम करने की। कुछ यहाँ की जनता ने आपको भी एज ए प्रत्याशी कहीं बात कर रही है, तो आप उस दृष्टि से क्या देखते हैं रेवाड़ी? नहीं, मैं तो प्रत्याशी जहाँ मैं तो इनका भाई और बेटा हूँ, तो कभी अपने आप को ना मैंने कभी नेता माना है, ना मैं कोई नेता बड़ी उसमें फॉर्म में रहता है। मैं तो इनके साथ हर गली मोहल्ले में छोटा सा कोई बच्चा मिल जाए उसके लिए भी इतना, कोई बुजुर्ग मिल जाए तो उसके सिर पर हाथ आ जाए उसके लिए भी इतना, और मैं तो प्रयास करता रहता हूँ अपने लेवल पे जो मुझसे बने, चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, जो मैं कहना नहीं चाहता इस बात को, एक भी व्यक्ति नहीं था जो आज के दिन यहाँ बड़ी बड़ी राजनीति बड़ी बड़ी बातें करते। सतीश यादव हर उसमें साथ खड़ा था, चाहे पहली कोरोना की वेव हो चाहे दूसरे की हो, जब भी अगर कोई ICU में खड़ा था तो आपका भाई आपका साथी सतीश यादव ही खड़ा था, चाहे ऑक्सीजन के लिए हो चाहे किसी के। इवन शमशान घाट में जब दाह संस्कार की बात भी आई तो मैं वहां तक भी गया जब अपने माँ बाप को लोग छोड़ के चले गए। मुझे लगता है जीवन एक बार है, पता नहीं सांस जो ले ली वो अपनी है और अगली आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मरना तो एक दिन सबको है, कुछ ऐसा करके मरो कि लोग याद तो करें। तो मैं तो हमेशा, मेरा जीवन इस रेवाड़ी को समर्पित है। मुझे ज़्यादा कोई बहुत लंबी चौड़ी मुझे बात भी नहीं, मैं कहता हूँ जो मेरे इस रेवाड़ी की व्यवस्था को सुधार देगा वो देश की व्यवस्था को सुधार देगा। रेवाड़ी मेरा रहने लायक बन जाए। हम इसको पेरिस और चंडीगढ़ नहीं बनाना चाहते, हम तो इसको रेवती सिटी बनाना चाहते हैं कि रेवती नगर है, और जो इसका पौराणिक इतिहास है वो बहुत बड़ा है। एजुकेशन के मामले में ये कभी बहुत आगे था, योद्धाओं के मामले में ये बहुत आगे रहा है, आज भी है। चाहे यहाँ आपकी हेमचंद्र विक्रमादित्य की बात करें, चाहे आपके राव तुलाराम राव गोपाल देव की बात करें, चाहे रजंगला में जो लड़ाई हुई चाहे उसकी बात करें, हमेशा इस क्षेत्र का, इस इलाके का बहुत, चाहे कारगिल की लड़ाई, बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे कोई सी भी लड़ाई 19, चाहे विश्व युद्ध कोई हुए हो, चाहे कोई, जब भी इस रेवाड़ी क्षेत्र का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अनूठा इतिहास है। तो हम चाहते हैं उस इतिहास को लोग जाने, पढ़े, और ये रेवाड़ी उसी जो इसकी पुरानी पहचान थी उसको वापस उस गौरव को हासिल करें। तो आपने सुना किस तरीके से सतीश यादव जी ने हमें खोल कर बताया किस तरीके से रेवाड़ी को वो कहाँ देखना चाहते हैं और किस दो परिवारों के बीच में रेवाड़ी का क्या हाल हुआ है, और अगर वो उनको मौका मिलता है तो किस तरीके से कौन सी प्रॉब्लम्स को वो आगे लेके जाके उनको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे।